मैं अजय कुमार चौधरी एसएसटी क्लासेस में आपका स्वागत है। जय हिंद। आज हम अर्थशास्त्र, इकोनॉमिक्स, आर्थिक विकास की समझ का पहला चैप्टर जो है विकास पे चर्चा करेंगे। विकास जो है आदिकाल से गहरा संबंध रहा है। विकास, हर एक आदमी अपने आप में विकास करना चाहता है। तो विकास जो है एक अर्थशास्त्र में क्या है, इसका एक बहुत बड़ा महत्व है। तो थोड़ा सा अर्थशास्त्र समझ लीजिए। अर्थ मतलब होता है रुपया पैसा, शास्त्र मतलब होता है ज्ञान। तो रुपया पैसा से संबंधित पर चर्चा है, उसमें हम लोग किस तरह से कर्मिक विकास किए हैं, इसी विकास पे हम लोग आज समझेंगे। आज जो हमारा जीवन है, जो हम जी रहे हैं, इसका एक बहुत गहरा संबंध है, हमारा अतीत से जुड़ा हुआ है। कैसे जीवन व्यतीत करना चाहिए, जीवन में क्या करना चाहते हैं, हमें किन वस्तुओं की आवश्यकता है, कैसे सभी को बेहतर जीवन दिया जा सकता है, हम लोग मिलजुल के कैसे रह सकते हैं, अधिक समानता कैसे आ सकती है, कौन सा देश कैसा होना चाहिए, इन सारे प्रश्नों के जवाब विकास की प्रक्रिया में समझने का प्रयास करेंगे। ये जो मुख्य बिंदु जो है, जो हम बोले, जिसमें जीवन व्यतीत करना, जीवन में क्या करना चाहते हैं, जीवन बेहतर कैसे हो सकता है, हम लोग मिलजुल के कैसे रह सकते हैं, अधिक समानता कैसे आ सकती है, इन्हीं सारे चीज़ों पर हम विकास में चर्चा करेंगे। इनमें से बहुत सारे प्रश्नों के उत्तर जो हैं हमारे इतिहास, राजनीतिक विज्ञान में मिलेगा। हमारा वर्तमान हमारे अतीत से जुड़ा हुआ है। आज हम लोग जिस परिवेश में जी रहे हैं, वर्तमान परिवेश जो हमारा है, ये अतीत से जुड़ा हुआ है, पहले से कर्मिक विकास से जुड़ा हुआ है, और आज हम लोग इस स्टेज में पहुँचे हुए हैं, ये उसी को दर्शाता है। हम केवल एक लोकतांत्रिक राजनीतिक प्रक्रिया के द्वारा ही इस आशाओं और सम्भावनाओं को वास्तविक जीवन प्राप्त कर सकते हैं। अब हम देखेंगे कि विकास जो है हर एक क्षेत्र के लिए, हर एक के लोगों के लिए अलग अलग मायने रखता है। तो विकास में आप देखिएगा कि हर एक आदमी अपना विकास किन किन बिंदुओं पर करना चाहता है और उसके लिए विकास के क्या मायने हैं। अब हम देखेंगे विकास में, जैसे मान लीजिए कि भूमिहीन ग्रामीण मजदूर जो है उसके लिए विकास का क्या मायने है। उसके लिए विकास का मायने है कि काम करने का अधिक दिन मिले, मजदूरी अधिक मिले, उनके बच्चों के लिए स्कूल कॉलेज का बेहतर सुविधा मिले, उनके लिए विकास के यही मायने हैं। अब हम देखेंगे पंजाब का एक समृद्ध किसान के लिए विकास के क्या मायने हो सकते हैं। पंजाब का एक समृद्ध किसान है, उसके लिए मायने जो है, उनको बेहतर सिंचाई की सुविधा मिले, सस्ते दर पर बिजली मिले जिससे सुगमता पर सिंचाई कर सके, जो उत्पादन करते हैं उनका अधिक से अधिक मूल्य प्राप्त हो, सस्ते दर पर मजदूरी मिले, एक ही जगह पे। लेकिन सबके लिए विकास का नजरिया अलग अलग हो रहा है। अब हम देखेंगे किसान जो खेती के लिए केवल वर्षा पर निर्भर है, उसके लिए विकास के क्या मायने। उसके लिए विकास के मायने हैं कि उसको तालाब की व्यवस्था हो जाए, नहर की व्यवस्था हो जाए। इसी तरह से देखेंगे कि शहर के अमीर परिवार का एक लड़की जो है, शहर के क्षेत्र में जो अमीर परिवार की एक लड़की है, उसके लिए क्या मायने। उसके लिए अपने भाई के समान उसको भी अधिकार चाहिए। तो सबके नजरिए से हिसाब विकास को देखेंगे, सबके विकास के मायने अलग अलग बदल जाते हैं। अब जैसे देखेंगे कि भूस्वामी परिवार की एक ग्रामीण महिला है, जमीन का बहुत बड़ा मालिक है, उसके घर की महिला है, उसके लिए विकास के क्या मायने। उसके लिए विकास के मायने होंगे कि बिजली मिले, टीवी का सुविधा मिले, जेवर सस्ते में हो जाए। तो सबके लिए अलग अलग मायने हैं। अब हम इन्हीं सारी चीज़ों को देखेंगे कि जैसे कोई आदिवासी है ग्रामीण क्षेत्र में, उसके लिए, आदिवासी के लिए क्या है। आदिवासी यही चाहेगा कि हमारे लिए खेती की समुचित व्यवस्था हो जाए, सिंचाई की व्यवस्था हो जाए, जीविकोपार्जन का साधन बने रहे। तो सबके लिए विकास का अलग अलग मायने हैं। अब हम देखेंगे कि अलग अलग जो है वो किस तरह से आपस में जुड़े हुए हैं। अब हम जैसे बता दें आपको, एक छोटा सा एग्जाम्पल देते हैं, कहानी देते हैं
एक राजा था, राजा की 2 बेटियां थी, दोनों बेटियां की शादी हो गई। एक बेटी की शादी किसान के वर्ग में हुआ, किसान के घर में हुआ, एक की शादी कुम्हार के घर में हुआ। लेकिन यहाँ समझने योग्य बात है, जब दोनों बेटियों से पूछा गया कि आपकी स्थिति कैसी है, तो कुम्हार के घर वाली बेटी बोली कि हमारे लिए भगवान से प्रार्थना कीजिए कि धूप हो जिससे मिट्टी का बर्तन सूख जाए। जो कृषक घर में बेटी थी वो बोलती है कि हम भगवान से प्रार्थना कीजिए कि अच्छी बारिश हो जाए, तो जिससे कि हमारा पैदावार किसान अच्छी हो। यहाँ पर समझने की बात है कि दोनों के लिए, एक के लिए धूप जरूरी है, एक के लिए वर्षा जरूरी है। सेम चीज यही विकास में भी हो रहा है। अब हम देखेंगे कि विकास में समानता, समान आय और अन्य लक्ष्य को देखेंगे। अब देखिएगा, इसमें जितने भी हम नाम लिए, जैसे मजदूर का नाम लिए, एक किसान जो था उसके लिए देखें, इनके लिए क्या था? किसान के लिए नियमित आय और बेहतर मजदूरी, किसान यही चाह रहा था जो भूमिहीन था। और एक किसान जो पैदावार कर रहा था वो चाह रहा था कि उपज का, उत्पाद का अच्छी कीमत मिले। अब हम यहाँ पर देखते हैं कि दोनों में कॉमन चीज क्या है कि मजदूर भी चाह रहा है कि नियमित काम मिले, बेहतर मजदूरी मिले, यानी कि वो भी अपने इनकम को बढ़ाना चाह रहा है, आय को बढ़ाना चाह रहा है। और वहीं पर एक किसान जो है अपने पैदावार को बेचना चाह रहा है, ऊंचे दाम पर बेचना चाह रहा है, अच्छी कीमत चाह रहा है और सस्ते दर पर मजदूरी चाह रहा है, यानी कुल मिला के देखते हैं कि वो भी अपनी इनकम को बढ़ाना चाह रहा है। अब हम देखेंगे कि यहाँ पे दोनों चीज में एक समानता है। वो सभी यही चाहते हैं कि हमको समानता मिले, स्वतंत्रता मिले, सुरक्षा मिले और समान अधिकार मिले, यही लोग चाहते हैं। विकास का तो नजरिया अलग अलग है, लेकिन इस समानता भी कुछ कॉमन भी है जो दोनों में मुख्य रूप से पाया जा रहा है, समानता, स्वतंत्रता, सुरक्षा। अब हम देखेंगे कि सभी तो अपने इनकम बढ़ाना चाह रहे हैं। अब ये इनकम से क्या होगा? उनका जो इनका आय बढ़ेगा, वो आय से वो होता क्या है? तो पैसे से, द्रव्य से वो भौतिक चीजों का अपनी आवश्यकता को पूरा करते हैं, भौतिक वस्तुएं जैसे कूलर, टीवी, फ्रिज इत्यादि। अभौतिक चीजें जैसे होती हैं वो हमारे पूर्वजों से मिली होती है, वो विरासत में हमें मिलती है, जैसे रीति रिवाज, प्रथा। अब हम देखेंगे कि जो भी भौतिक वस्तुएं वो तो पैसा से खरीद सकते हैं, लेकिन अभौतिक वस्तुओं को पैसा से नहीं खरीदा जा सकता है, वो हमें मिला हुआ था। अब हम देखेंगे यहाँ पे कि कोई छात्र पढ़ लिख के जब दूसरी जगह कमाने जाता है, तो दूर जगह पे अपने अपने मूल स्थान से दूसरी जगह जब कमाने जाता है, तो वो किस तरह की चीजें देखता है? काम मिला, उसके बाद दूसरा स्टेज आता है कि वहां पर बेहतर मजदूरी के साथ साथ हमारी सुरक्षा क्या है, समानता क्या है, हमारी मित्रता, ये सारी चीजों को देखना शुरू करता है। उसी तरह से एक वेतनभोगी महिला है, उसके लिए समानता, सुरक्षा ये बहुत मायने रखता है। अब देखेंगे कि सबके लिए विकास का एक अलग अलग स्टेज बनते जा रहा है, लेकिन सब में एक कॉमन चीज ये था कि आय, इनकम एक बहुत मायने रखता है, समानता ये भी एक बहुत बड़ी बात है, और सुरक्षा। अब हम देखेंगे कि राष्ट्रीय विकास में किस तरह से हम इसको देखते हैं। किसी एक विषय पर निश्चित ना हो, यह जानना बहुत जरूरी है कि देश के विकास के विषय के विभिन्न लोगों की धारणाएं भिन्न प्रकार के, परस्पर विरोधी भी हो सकते हैं, क्योंकि एक के लिए विकास जो है वो जिस तरीके से सोच रहा है, कोई जरूरी नहीं है कि अगला व्यक्ति भी उसी नजरिए से सोचे। उसकी धारणाएं भिन्न हो सकती हैं, भिन्न ही नहीं विरोधी भी हो सकती है। अब हम देखेंगे कि विभिन्न देशों के राज्यों की तुलना कैसे करते हैं। जैसे विश्व में कुछ देश विकसित हैं, विकासशील हैं, पिछड़े हैं, इनका हम कैसे आकलन करते हैं। जैसे मान लीजिए कि कोई इस क्लास में पढ़ने वाले छात्र हैं, उनके बीच में हम लोग तुलना कैसे करते हैं? तुलना करने के लिए हम उनकी ऊंचाई, उनका स्वास्थ्य, उनका प्रतिभा, उनका रुचि इत्यादि चीज़ों पर हम आकलन करते हैं। ऐसे तो बिंदु बहुत सारी होती है, लेकिन
सामान्यतः हम कुछ महत्वपूर्ण बिंदुओं को ही हम लोग जिक्र करते हैं और उसी के आधार पे हम तुलना करते हैं। छात्रों के बीच में उसी आधार पर तुलना किया जाता है। उसी तरह से जो विकसित है, विकासशील है, पिछड़ा है, इस पर भी हम लोग कुछ मूल बिंदुओं पर भी हम लोग चर्चा करते हैं। जैसे किसी देश की तुलना हम लोग उसकी आय से करते हैं। अब हम देखेंगे कि अधिक आय वाले जो हैं वो विकसित देश कहलाएंगे, कम आय वाले विकासशील कहलाएंगे, उससे कम वाले पिछड़ा कहलाएंगे। अब हम देखेंगे कि आय किस तरह से हम लोग निकालते हैं, किस तरह से प्राप्त करें, प्रति व्यक्ति आय क्या होता है, पहले इसको समझिए। एक व्यक्ति जो कमाता है उसका वो इनकम हो गया। किसी भी देश के अंदर एक निश्चित जनसंख्या होती है। अब उस जनसंख्या जो है, एक व्यक्ति जो कमाता है, इस तरह से उस देश के जितने व्यक्ति हैं जो उनका इनकम होता है उसको हम लोग जोड़ देते हैं। इस तरह से देश का कुल आय हो गया। अब हम कुल आय में देश की कुल जनसंख्या से भाग दे देते हैं, जो भागफल आता है वो प्रति व्यक्ति आय हो गया। इस तरह से हम आकलन निकालते हैं कि इस देश का प्रति व्यक्ति इनकम ये है और फलाने देश का प्रति व्यक्ति इनकम ये है, और उसका तुलनात्मक अध्ययन करते हैं और उस आधार पर हम तय करते हैं कि कौन देश का इनकम अधिक है, कौन विकास है। ये पहला चीज। अब आप देखेंगे कि आय और अन्य मापदंड भी हैं। ऐसा नहीं कि आय को ही हम लोग आधार मान के चलते हैं, इसके साथ साथ और भी मूल बिंदुओं पर हम लोग चर्चा करते हैं। जैसे ही हम इन प्रति व्यक्ति आय पर चर्चा हो गया, उसके बाद हम चलते हैं उस देश का शिशु मृत्यु दर क्या है। 1000 बच्चे जन्म लिए, उस पर कितने बच्चे जीवित रहे, कितने बच्चे मरे, तो शिशु मृत्यु दर क्या रहा। अगर शिशु मृत्यु दर अधिक है तो यानी कि स्वास्थ्य व्यवस्था अच्छा नहीं है। अगर शिशु मृत्यु दर कम है यानी कि स्वास्थ्य व्यवस्था अच्छी है। शिशु मृत्यु दर पर चर्चा करते हैं। उसके बाद साक्षरता दर देखते हैं। साक्षरता मतलब जो लिख पढ़ सकता है, समझ सकता है, उसको साक्षर करते हैं। तो वहां देखेंगे उस देश में रहने वाले का साक्षरता दर क्या है। तो जिस देश में साक्षरता दर अधिक होगा उतने लोग बुद्धिजीवी होंगे, बुद्धिमान होंगे, विकास के पथ पर आगे चलेंगे। तो साक्षरता दर का परसेंटेज देखते हैं। उसके बाद हम लोग देखते हैं 1 से 5 तक वर्ग में उपस्थित, 1 से 5 वर्ष तक निवल उपस्थिति का अनुपात क्या है। 1 से लेकर 5 वर्ष से कितने बच्चे पढ़ने आए, कितने बच्चे का अनुपात पढ़ने वाला है जो बाकी छोड़ के चले गए। अब छोड़ने का कारण कुछ भी हो सकता है कि उनका स्वास्थ्य बढ़िया नहीं हो सकता है कि वहाँ पर अच्छी शिक्षा सुविधा ना हो, लेकिन उपस्थिति को भी हम लोग ध्यान में रखते हैं। तो मुख्य 3 बिंदु शिशु मृत्यु दर, साक्षरता और 1 से 5 वर्ष तक उपस्थित अनुपात। अब हम देखेंगे कि ये तो सारे चीज मापदंड तो हैं। उसके बाद आता है सार्वजनिक सुविधा। सार्वजनिक सुविधा, वो सार्वजनिक सुविधा भी हमारे विकास में बहुत बड़ा योगदान निभाता है, जैसे स्वास्थ्य, यातायात, स्कूल, संचार इत्यादि। अब देखिएगा, विश्व में मानव विकास को मापने के लिए मानव विकास सूचकांक बनाया गया। उस मानव विकास सूचकांक के आधार पर किसी भी देश का विकास को स्तर को देखा जा सकता है, जिसको शॉर्ट में HDI कहा जाता है। अब हम देखेंगे कि विकास की धारणीयता क्या है। अब हम देखेंगे कि इस धरती पे रिसोर्सेज 2 प्रकार के होते हैं। एक नवीकरण संसाधन रिसोर्स कहते हैं और दूसरा होता है अनवीकरणीय संसाधन रिसोर्सेस। अब देखेंगे कि नवीकरणीय संसाधन जो है इस धरती पे वो तो रिन्यूअल हो जाएगा। जैसे जल है वो बारिश के द्वारा हमें प्राप्त हो जाएगा, वो रिन्यूअल होता रहता है, नवीनीकरण संसाधन है। अब हम उसके बाद दूसरा देखेंगे अनवीकरणीय संसाधन, वैसे संसाधन है जो इस धरती पर सीमित भंडार है, वो भविष्य में खत्म हो जाएंगे। अगर उसके सही तरीके से प्रयोग न किया जाए, अत्यधिक उपयोग किया जाए तो वो खत्म हो जाएंगे, फिर अगले पीढ़ी को हम नहीं दे पाएंगे। जैसे मान लीजिए कि कोयला, तो जमीन के गर्भ में दबा हुआ कोयला जो है वो सीमित मात्रा में है, लेकिन उसका भरपूर दोहन करें, उपयोग करते रहें तो आने वाली पीढ़ी को कोयला नहीं मिल पाएगा और उसके बारे में नहीं समझ पाएंगे। इसलिए धारणीयता विकास यह है कि प्रकृति को नुकसान पहुंचाए बिना हम अपना
विकास करते रहें, उसी को धारणीयता विकास करते हैं। इसीलिए विकास का मूल बिंदु हम विकास करें, लेकिन प्रकृति को छेड़छाड़ किए बिना और आने वाली पीढ़ी को ध्यान में रखते हुए हम अपना विकास करें, संसाधनों का दोहन करें, वो विकास की धारणीयता है। इस तरह से विकास का ये पहला चैप्टर समाप्त होता है और आगे आप लोग वीडियो में बने रहिएगा, लाइक कीजिएगा, वीडियो अच्छा लगे और उसमें कमेंट भी कीजिएगा, जो कमी लगे उसमें कमेंट भी कीजिएगा और हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिएगा। जय हिंद।